आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक एकीकृत बाल विकास योजना ये देखने जा रहे हैं और बिना देरी का ये वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात ICDS, इसके बारे में देखेंगे, इससे संबंधित देखेंगे आंगनबाड़ी के बारे में। तो यहाँ से देखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति कब प्रारंभ किया गया, अपनाया कब गया था? तो अपनाया गया था 1974 में। तो 1974 में क्या अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाया गया? तो 1974 में। और इसमें बोला क्या गया था? तो इसमें बोला गया था कि बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि कहा गया था। तो बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि किसमें कहा गया? तो राष्ट्रीय बाल नीति में कहा गया। अपनाया कब गया? तो 1974 को। अगला देखिएगा, 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार के द्वारा क्या प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ किया गया था। तो समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1974 को। और इसके अंतर्गत क्या प्रारंभ किया गया? तो आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। कौन सी योजना के अंतर्गत? तो समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत। प्रारंभ में 33 विकासखंड और 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों से शुरुआत किया गया था इस योजना का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था? तो 33 विकासखंड और 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई थी। अगला देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 146 विकासखंडों और 220 बाल विकास परियोजना में कुल 51,703 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है ना। तो एक बार रिपीटेशन कर लीजिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी। तो पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़े? तो राष्ट्रीय बाल नीति। ठीक है, कौन सा सन वाला? 1974। तो 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाया गया था, जिसमें क्या बोला गया? बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि बताया गया। दूसरा क्या पढ़े थे कि समेकित बाल विकास सेवाएं कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1975 को। इस योजना के अंदर क्या शुरू किया गया? तो आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत किया गया था। उसके बाद देखे थे हम लोग प्रारंभ में कितना विकासखंड था? तो 33 विकासखंड, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 4,891। और अभी फिलहाल जितना भी विकासखंड है और जितना भी बाल विकास परियोजना में कुल जितनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है, इस सब में ये योजना लागू है अभी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कौन सा योजना? ICDS है ना, एकीकृत बाल विकास सेवा या योजना है ना। इसमें क्या उद्देश्य था? तो पहला उद्देश्य था कि बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना। दूसरा देखिएगा, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। तीसरा देखिएगा, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण में कमी लाना और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना भी इसका उद्देश्य था। अगला था, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में तालमेल कायम करना। ये उद्देश्य था। पांचवा इसका उद्देश्य था कि उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाने। इतना उद्देश्य किसका था? तो ICDS का मतलब एकीकृत बाल विकास योजना का। इसके बाद देखिएगा
कि ये जो योजना चलाया गया था समेकित बाल विकास परियोजना की सेवाएं, इसके लिए कौन सा वर्ग लाभार्थी या हितग्राही हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए गए एकीकृत बाल विकास परियोजना के हितग्राही में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, जो गंभीर कुपोषित बच्चे, निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाले गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं आदि को शामिल किया गया है। तो इन सबको इसके अंतर्गत शामिल किया गया ताकि इनको सभी प्रकार का लाभ मिल सके। अगला देखिएगा इसमें कौन कौन सा क्या क्या शामिल है। तो प्रतिरक्षण मतलब टीकाकरण, तो इसमें 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे और गर्भवती महिलाएं। स्वास्थ्य जांच, ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, इनको लाभ मिलता है। अगला पूरक पोषण आहार, तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाएं और शिशुवती महिलाओं को इनको मिलता है। अब उसके बाद फिर पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, तो गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, ठीक है, किशोरी बालिकाएं और 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, इनको इस योजना का लाभ इनको मिलता है। अगर साल पूर्व इसमें 3 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चों को इसका लाभ दिया जाता है। अगला है परामर्श संदर्भ सेवाएं, तो इसमें 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे और बीमार बच्चे और खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। तो ये सभी को क्या किया जाता है, इनको इस योजना का लाभ मिलता है। अगला देखिएगा आंगनबाड़ी की सेवाएं। आंगनबाड़ी में क्या क्या सेवाएं मिल सकता है। तो पहला होता ये देखिएगा एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर कार्यक्रम को संचालन के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र को क्या किया गया है, संचालित किया गया है, ताकि आंगनबाड़ी जो सेवाएं हैं उसको शहर के साथ साथ गांव में भी संचालित किया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता के लिए प्रत्येक केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के निर्देशन में कार्यक्रमों का संचालन करने का काम करता है। और इसमें कौन कौन सा सेवा है, ये तो खैर इंट्रोडक्शन के तौर पे था, है ना, और बाकी 6 को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिएगा जैसे आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा मूलतः निम्न 6 तरह की सेवाएं समन्वित किया गया है। तो ये 6 को आपको याद रखना है। पहला कौन सा है, पूरक पोषण आहार। दूसरा कौन सा है, रोग प्रतिरक्षण अर्थात टीकाकरण। तीसरा है स्वास्थ्य एवं पोषण आहार शिक्षा और स्वास्थ्य जांच, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और परामर्श सेवाएं अर्थात संदर्भ सेवाएं। तो इतना 6 सेवा आंगनबाड़ी केंद्र से मिलता है। एक बार रिपीट कर लीजिएगा। पूरक पोषण आहार पहला, दूसरा है रोग प्रतिरक्षण या टीकाकरण, तीसरा सेवा मिलता है स्वास्थ्य एवं पोषण आहार शिक्षा, चौथा मिलता है स्वास्थ्य जांच और पांचवा है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और छठवां परामर्श सेवाएं। ये 6 प्रकार की सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्र से मिलता है। अगला इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट था आपका पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कौन कौन लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसमें पहला देखिएगा घर पर मिलने वाला भोजन की मात्रा, अनुशंसित दैनिक मात्रा मतलब जितना भोजन आवश्यक हो ये मात्रा, और इनके बीच के अंतर को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों को नियमित रूप से पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। जो देखिएगा दलिया मिलता है ना माताओं को, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। जिसमें क्या किया जाता है, तो पूरक पोषण आहार में एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला ये बताया गया है इस पूरक पोषण आहार में, ठीक है, ये पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में पहला ये बताने की कोशिश किया है इसमें कि जैसे कहाँ पर मिल रहा है भोजन, पहले घर में मिल रहा है, जितना भोजन मिला उतना ही मिल गया। इसमें पोषक तत्व आवश्यक रूप से है कि नहीं है ये कोई जानकारी नहीं है। और क्या चाहिए किसी को, है ना, किसी माताओं को या बच्चों को कितनी मात्रा में चाहिए, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है, कमी रह जाता है। उस कमी को दूर करना ही क्या कहलाता है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम कहलाता है।
ठीक है, इसमें इसी की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। पहला ये था। दूसरा देखिएगा कि इसका उद्देश्य गरीब एवं कमजोर वर्ग के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार लाना एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। मतलब इसमें दूसरा में ये बोला गया कि यदि आवश्यक रूप से भोजन इसको पोषण नहीं मिल पा रहा है तो उन पोषण की कमी को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी से क्या दिया जाए, कुछ न कुछ पोषक आहार के रूप में इनको प्रदान किया जाए। तो इसके लिए कौन कौन पात्र है, तो 6 माह से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको, और साथ ही साथ जो गर्भवती माताएं हैं उनको इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगला देखिएगा तीसरा, इसके अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं एवं किशोरियों की पहचान हेतु परिवार का सर्वेक्षण किया गया। मतलब तीसरा इसमें ये किया गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि हर एक घर में सर्वे किया गया कि कौन से घर में क्या है, छोटे बच्चे हैं जो 6 माह से 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, गर्भवती या दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं, इनका सर्वे किया गया और साथ ही साथ किशोरियों की पहचान किया गया और उनको आवश्यक जो पोषक तत्व है वो कहाँ से प्रदान किया गया, आंगनबाड़ी से प्रदान किया गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला देखिएगा पूरक पोषण आहार। तो पूरक पोषण आहार माह में कम से कम 25 दिन देना आवश्यक है। इस तरह साल में न्यूनतम 300 दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। तो पूरक पोषण आहार कम से कम एक माह में कितने दिन देना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। तो कम से कम 25 दिन, और एक साल में न्यूनतम कितने दिन देना चाहिए, तो कम से कम 300 दिन पूरक पोषण आहार की आवश्यकता पड़ता है। अब देखिएगा पूरक पोषण आहार का विवरण। तो विवरण दिया गया है, मतलब किसको कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो 6 माह से जो 6 साल के जो सामान्य बच्चे हैं उनको कम से कम 300 कैलोरी पोषक तत्व और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन का आवश्यकता होता है। अगला देखिएगा 6 माह से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे को इनको कितनी मात्रा मिलनी चाहिए, तो 600 कैलोरी पोषक तत्व और कम से कम 16 से 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा इनको आवश्यक होता है। अगला देखिएगा गर्भवती महिला, शिशुवती महिला और किशोरी बालिका को 500 किलो पोषक तत्व और 500 कैलोरी है, सॉरी है ना, किलो बोल दिया, कैलोरी है, और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन की मात्रा इनके लिए आवश्यक होता है। अब ये जो 3 से लेकर 6 वर्ष के आयु के जो सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे हैं इनको पूरक आहार में क्या क्या देना चाहिए, तो इनको क्या क्या देना चाहिए ये देखिएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्र में लगभग 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या देना चाहिए, तो भोजन में चावल, रोटी, मिक्स दाल, सब्जी, गुड़ तथा सप्ताह के 3 दिन नाश्ते में रेडी टू ईट जो हलवा के रूप में बनाया जाए उसको ऐसा क्या कर दिया जाए, तल के खाया जाए, जैसा भी है ना, तथा 3 दिन पोहा का विवरण किया जाता है। तो इनके लिए क्या क्या जरूरी है, तो कम से कम इनको जो गंभीर रूप से कुपोषित है उन बच्चों को चाहिए कि भोजन में चावल, मिक्स दाल, सब्जी, गुड़, सप्ताह के 3 दिन नाश्ते में रेडी टू ईट और 3 दिन पोहा का विवरण किया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। मतलब इतना खाना उनको आवश्यक है। अगला देखिएगा नाश्ता व चावल आधारित गर्म पका हुआ भोजन स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाता है, चावल फाफन द्वारा दिया जाता है। मतलब जो समूह है उस समूह की महिलाएं यहाँ पर क्या बनाती है, खाना बनाती है। अगला प्रदेश में लगभग 17,844 महिला स्व सहायता समूह नाश्ता और गर्म भोजन का प्रदाय किया जा रहा है। मतलब इतनी स्व सहायता समूह है जो भोजन बनाने का काम कर रही है। अगला पूरक पोषण आहार सप्ताह में 6 दिन दिया जाता है। कितना दिन दिया जाता है, 6 दिन। अगला उम्र देखिएगा, यदि 6 माह से 3 वर्ष की आयु के जो सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे हैं
और गर्भवती व शिशुवती माताएं हैं उनके लिए पूरक आहार की मात्रा किस प्रकार से है। तो इसकी मात्रा यहां से आप देख सकते हैं। टेक होम राशन के अंतर्गत हितग्राहियों को गेहूं, रागी, मूंगफली आधारित रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। किसके अंतर्गत? टेक होम राशन के अंतर्गत। तो अगर पूछा जाए ना कि टेक होम राशन के अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है हितग्राहियों को? गेहूं, रागी, मूंगफली आधारित रेडी टू ईट दिया जाता है। अब देखिएगा, रेडी टू ईट फूड सप्ताह के 6 दिन दिया जाता है, जिसकी मात्रा अलग अलग वर्षों के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो जो 6 माह से 3 वर्ष के आयु के सामान्य बच्चों को इनको दिया जाता है 125 ग्राम प्रतिदिन। और यदि 6 माह से 3 वर्ष के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं इनको दिया जाता है इसकी मात्रा 200 ग्राम प्रतिदिन। तीसरा देखिए, गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने के लिए प्रतिदिन 150 ग्राम मात्रा में इनको दिया जाता है घर ले जाने के लिए। और शिशुवती जो महिलाएं हैं इनको दिया जाता है 150 ग्राम प्रतिदिन। तो इस प्रकार से इनकी मात्रा दिया जाता है उम्र के अनुसार। अगला देखिएगा, रेडी टू ईट फूड का निर्माण छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम द्वारा किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो रेडी टू ईट किसके द्वारा निर्मित है? तो छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के द्वारा। किसका निर्माण? तो रेडी टू ईट का। अब कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष आयु के लगभग 10,77,000 बच्चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के लगभग 8,29,000 बच्चे तथा लगभग 4,38,000 गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को, इस प्रकार लगभग हितग्राहियों की संख्या यहाँ पर 23,44,000 के आसपास है जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अगला टॉपिक देखिएगा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? टीकाकरण, मतलब रोग प्रतिरक्षण। तो रोगों से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो टीकाकरण के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन सा टीका दिया जाता है। तो टिटनेस का, पोलियो का, गलघोटू का, काली खांसी, खसरा और तपेदिक, जो जन्म के समय ही लगाया जाता है। और इस टीकाकरण योजना के अंतर्गत जो गर्भवती माताएं हैं और माताओं के साथ साथ यदि छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को क्या किया जाता है? टीकाकरण किया जाता है, ताकि वो क्या हो सके, आने वाले या होने वाले जितने भी बीमारी हैं उनसे बचा जा सके। और ये योजना निर्धारित कैसे की जाती है? तो इस योजना को निर्धारित किया गया है कि 1 माह में, है ना, सप्ताह के किसी एक दिन को निर्धारित कर दिया जाता है ताकि उस दिन क्या लगाया जा सके? टीकाकरण। जैसे अधिकांश आप देखिएगा तो मंगलवार को, शनिवार को अधिकांश टीकाकरण किया जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सप्ताह में ऐसा किया जा सकता है।